सो हेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ स्टैटिक जीके का 100 MCQ लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड कर रहे हो, एसएससी से कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये जो है आज का जो आपका स्टैटिक जीके का है, आपको ये भी बताएगा कि आपने स्टैटिक जीके जो पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे ये करना है कि कितना ज्यादा आपसे क्वेश्चन करेक्ट होता है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो शिव कुमार शर्मा जो है ये सितार वादक है, ढोलक है, संतूर है, या फिर जो है नाद स्वरम है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर वाद्य यंत्र से है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं पंडित शिव कुमार शर्मा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे इन्हें कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसे अगर हम मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है पद्मश्री, ठीक है ना। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो आपसे पद्मश्री पूछ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, पद्म विभूषण। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इन्हें पद्मश्री मिला था, वो कब मिला था, 1991 में, ठीक है। 1991 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं, तो 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये थे पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड, आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ संतूर वादक के नाम लिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, तो भजन सुपारी, भजन सुपारी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये भी याद रखिएगा कि भजन सुपारी एक संतूर वादक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा पंडित तरुण भट्टाचार्य, ठीक है ना, पंडित तरुण भट्टाचार्य। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि संतूर जो है ये एक तार वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि संतूर जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है, संतूर तार वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, तार वाद्य यंत्र है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये लकड़ी, स्टील और बांस का बना होता है, लकड़ी, स्टील और बांस का बना होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये कर्नाटक में, झारखंड में, ओडिशा में, या फिर राजस्थान में मनाया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में मनाया जाता है। अगर मैं कोणार्क नृत्य उत्सव की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है हर साल दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है ना। हर साल ये कब मनाया जाता है, हर साल दिसंबर में ये मनाया जाता है, दिसंबर में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका कब मनाया जाता है, 1 से 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ guys, ये कब से मनाया जाता है, तो 1986 से, 1986 से, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, 1986 से ये हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, कौन से स्थान पे, तो याद रखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर में, कोणार्क सूर्य मंदिर में ही आयोजित होता है, ठीक है ना। और कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है, यूनेस्को में। तो याद रखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया,
1984 में इसे शामिल किया गया। और याद रखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपके ओडिशा में है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो ओडिशा में है और सूर्य देव को समर्पित है। ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में, ठीक है ना, जिला भी याद रखिएगा, पुरी जिला में। और याद रखिएगा ये किसको समर्पित है, तो ये मंदिर जो है सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा दर्रा उसके राज्य के साथ सुमेलित नहीं है। तो बताइए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये सुमेलित है या नहीं है। यहाँ पे बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, तो ये सुमेलित है। पालघाट दर्रा आपके केरल में है, तो ये भी सुमेलित है। नाथुला दर्रा और रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में, ये भी जो है सुमेलित है। लेकिन जो नाथुला दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर ये करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नाथुला दर्रा आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है ये आपके कहाँ पे है? अगर सिक्किम रहता तब ये सम्मिलित होता है, ठीक है ना, सिक्किम। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ये नाथुला दर्रा है, ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है, चीन के तिब्बत से, ठीक है ना, तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा नाथुला दर्रा की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नाथुला दर्रा का समुद्र तल से ऊंचाई है 4310 मीटर, इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, 4310 मीटर, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करूं, तो अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा दर्रा है, यांगयाप दर्रा, यांगयाप, यांगयाप दर्रा, ठीक है ना, ये भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। तो भारत का जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और ये कहाँ है आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है ये आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिद्दा नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गिद्दा हरियाणा से में है या पंजाब में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्दा जो है ये पंजाब की नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा।
पंजाब के अन्य लोक नृत्य के बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा और कौन कौन सा हो गया, तो जैसे याद रखिएगा भांगड़ा। भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य हो गया भांगड़ा। इसके बाद याद रखिएगा ये आपका कौन सा हो गया, किकली। किकली ये भी पंजाब का है, ठीक है, किकली हो गया। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया, जागो हो गया, ये भी पंजाब का है, जागो, ठीक है। इसका याद रखिएगा तीजन, ये पंजाब के लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा सम्मी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था। तो ए आर रहमान को मिला था, आशा भोसले, लता मंगेशकर, गुलजार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान को मिला था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ए आर रहमान को जो मिला था, इनको दो इसमें पुरस्कार मिला था। पहला अगर मैं बात करूँ तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए, ठीक है ना, पहला इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए, ठीक है। और दूसरा इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए, ठीक है। और ये जो पुरस्कार मिला था याद रखिएगा ये था 81वां अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। ये पुरस्कार मिला था 81वां अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो था ये कौन सी फिल्म था। तो ये जो फिल्म थी ये इनको जो फिल्म के लिए मिला था उस फिल्म का नाम था मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है ना। स्लम डॉग, स्लम डॉग मिलीनियर, फिल्म का नाम यही था, ठीक है ना। और इस फिल्म में जो इनका जो ये था संगीत था, तो इनकी जो याद रखिएगा इनका जो गीत था वो क्या था गाइस, तो याद रखिएगा जय हो। कौन से गीत के लिए, जय हो के लिए इनको मिला था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड या फिर कर्नाटक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से राज्य में, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका स्थापना जो हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, टाइगर के तहत स्थापना हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था आपका जो है 1973 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंद्रावती बाघ अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती जो है ये आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में, बीजापुर जिला में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा इसे 1981, ठीक है ना, 1981, 1981 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है, 1981 में। और इसके बाद यह देखिएगा 1983 में, 1983 में जो है इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान से जो त्योहार जुड़ा हुआ है ये आपका जुड़ा हुआ है बूंदी उत्सव, ये जो है राजस्थान का है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी उत्सव जो है ये याद रखिएगा पूछा जाता है ये कौन से
महीने में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा बूंदी उत्सव जो है ये कार्तिक के माह में मनाया जाता है, कार्तिक माह। कार्तिक माह यानी आपका हो गया अक्टूबर नवंबर के टाइम में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। कार्तिक माह यानी ये कब हो गया? अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के समय मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये राजस्थान का उत्सव है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा जैसे आपका गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का उत्सव हो गया, महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बोनालू, बोनालू ये तेलंगाना का उत्सव हो गया, तेलंगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है ना। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और 2001 में जो लिंगानुपात की अगर मैं बात करूँ तो 933 था। 2001 में जो ये कितना था, 2001 की अगर मैं बात करूँ तो कितना था, 933, 933 महिलाएं थी, महिलाएं 1000 पुरुष पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद अडिगा को इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। बुकर पुरस्कार मिला था। कौन सा बुकर पुरस्कार था? 40वां बुकर पुरस्कार इनको मिला था। बुकर पुरस्कार 40वां मिला था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा द व्हाइट टाइगर पुस्तक जो है पूछा जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाशित कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2008 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अरविंद अडिगा की और कौन कौन सी पुस्तक थी, तो अरविंद अडिगा की जो पुस्तक है ये है लास्ट मैन इन टावर, इंग्लिश में लिख देती हूँ, लास्ट, लास्ट मैन इन टावर, ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। इसके अलावा और कौन सी पुस्तक है? सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक हरे किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाते हैं? तो कई भूमिका निभाते हैं, तो ये भरतनाट्यम में कई भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम आपके ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे इसे जो है दासी अट्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस नृत्य को जो है अन्य कौन से नाम से जानते हैं, तो दासी अट्टम जो है इसका अन्य नाम है, भरतनाट्यम का अन्य नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था मणिपुरी नृत्य के लिए, तो उनका ये थी दर्शना जावेरी। दर्शना जावेरी, जावेरी बहनें आपने पढ़ा होगा, जावेरी बहनें में सबसे छोटी बहन जो थी ये दर्शना जावेरी थी, ठीक है ना, सबसे छोटी थी, सबसे छोटी, सबसे छोटी बहन थी, ठीक है। इनके बारे में आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है। पहले तो यहाँ पे बोला गया कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपको याद रखना है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें 2002 में इन्हें इनको सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी से कब सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी, अकादमी पुरस्कार, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, 1996 में इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, कालिदास, कालिदास सम्मान इन्हें मिला था। तो कालिदास पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पर लैंगिक यानी कि ट्रांस महिला निम्न में से कौन सी है? तो ये ट्रांस महिला जो है ये नर्तकी नटराज है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दिवाली जो है ये कौन से महीने में आती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक महीने में मनाया जाता है, और याद रखिएगा ये कार्तिक माह में जो है ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना? कौन से दिन? अमावस्या, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज जो है ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवरोज की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये वसंत ऋतु की शुरुआत, आशा और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है ना? वसंत, वसंत ऋतु की शुरुआत, शुरुआत, आशा और समृद्धि का प्रतीक है, और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। और खासकर अगर पूछा जाए कि ये कौन से राज्य में ज्यादा मनाया जाता है ये त्योहार, तो याद रखिएगा खासकर ये महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो असम में जो है फसलों की कटाई शुरू होने पर जो है ये कौन सा त्योहार? माघ बिहू, ठीक है ना? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा माघ बिहू जो है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम भोगाली बिहू कहते हैं, भोगाली बिहू। तो अगर माघ बिहू हो या फिर भोगाली बिहू हो, आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि असम में जो है ये 4 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, ठीक है ना? कितने प्रकार का बिहू होता है? 4 प्रकार का बिहू होता है। कौन कौन सा बिहू होता है ये आपको याद रखना है। तो एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं, पहला तो आपका है माघ बिहू, याद रखना है, माघ बिहू, ठीक है। इसके अलावा और बात करो तो और कौन सा है आपका? रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, ठीक है। इसके बाद और याद रखिएगा और कौन सा है? कती बिहू। तो यहाँ पे 3 ही बिहू मनाया जाता है, ठीक है ना? 4 नहीं मनाया जाता है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 3 बिहू मनाया जाता है, ठीक है। पर इसका अगर मैं बताऊं, जैसे माघ बिहू का मैं बता चुकी हूँ कि इसे बोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, और रोंगाली बिहू की अगर मैं बात करूँ तो इसे कौन से नाम से जानते हैं? इसे बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में कभी भी बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू हो तो बात एक ही होता है, ठीक है ना? इसे इसका अन्य नाम है बोहाग बिहू। इसके अलावा अगर मैं कती बिहू की बात करूँ, इसका जो है इसे और कौन से नाम से जानते हैं? इसे कोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एस अगस्टस और किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सानिया मिर्जा। ये जो आत्मकथा थी ये 2016 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखिएगा, 2016 में ये प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा याद रखिएगा सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी थी, ठीक है ना? कौन सी खिलाड़ी थी? टेनिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राजस्थान का गणगौर त्योहार जो देवी पार्वती को समर्पित है, डैश दिनों तक चलता है? कितने दिनों तक चलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 दिन तक चलती है। इसकी शुरुआत हमेशा याद रखिएगा कि इस ये जो शुरुआत होता है इस त्योहार का, शुरुआत कब से होता है? तो याद रखिएगा होलिका दहन के अगले दिन से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना? होलिका
होलिका दहन के अगले दिन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हर साल दिसंबर की किस तारीख को कोणार्क में ओडिशा राज्य के सबसे बड़े और भव्य नृत्य महोत्सव को देखने के लिए पर्यटकों और कला प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ती है? तो 1 से 5 तारीख तक, 10 से 15 तारीख तक, 15 से 20 तारीख तक, या फिर 6 से 10 तारीख तक। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोणार्क सूर्य मंदिर में जो है ये 5 दिनों तक ये जो है कोणार्क नृत्योत्सव चलता है, जो कि ये हर साल 1986 से जो है ये 5 दिनों तक मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि सोगात्सु निम्नलिखित में से किस देश में नववर्ष का उत्सव है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में। जिनेवा आपका कहाँ पड़ता है? तो जिनेवा आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है गाइस, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले आपको ये याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1863, 1863 में। ठीक है ना, 17 फरवरी को इसका स्थापना हुआ था। फरवरी 1863, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक का नाम क्या था? हेनरी ड्यूरेंट। संस्थापक, इनके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है 3 डेट। 1917, इसका बाद याद रखिएगा 1944, और इसके बाद याद रखिएगा 1963। 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे जो है 1970, 1940, 1963 में 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेग में। और हेग आपका कहाँ पड़ता है? हेग आपका पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है ना, नीदरलैंड। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जो हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो किशनगंगा जो जल विद्युत परियोजना था, इसको लेकर के पाकिस्तान और भारत में इसमें जो है विवाद भी हुआ था, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान ने इस पॉइंट को रखा था यही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जिसमें इसमें जो है भारत का विरोध किया था ये किशनगंगा विद्युत परियोजना को लेकर। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है यह हेग में है, और ये हेग आपका कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी?
स्थापना, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1945। 1945 में स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत किसका सदस्य नहीं है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सार्क। और भारत जो है ये सार्क का सदस्य है। सार्क हो गया, ठीक है, भारत सार्क। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी बोल रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एशियन। एशियान, तो इसका भी सदस्य है भारत, ठीक है ना। इसके बाद है संघाई सहयोग संगठन, एससीओ, इसका भी सदस्य है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएलओ आपका कौन सा हो गया? आईएलओ हो गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और इसमें जो है कितने सदस्य देश हैं गाइस? तो याद रखिएगा 187 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 187, ठीक है। अच्छा, इसका हिंदी में याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में क्या हो गया? हिंदी में आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है ना, श्रम संगठन। संगठन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है इसका स्थापना और मुख्यालय, ये दो पॉइंट याद रखिएगा इसका। तो स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुआ था, 1919 में। और एक याद रखिएगा किस संधि के तहत हुआ था, ये हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वर्सराय संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? वर्सराय संधि के तहत हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है जिनेवा मुख्यालय, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो सही सुमेलित नहीं है किसका है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि ये सही है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में, ये भी सही है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी सही है। ओपेक का जो मुख्यालय है ये सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओपेक का मुख्यालय जो है ये सुमेलित नहीं। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा जो आपका ओपेक है, ठीक है ना, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा ओपेक का मुख्यालय है वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में, वियना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया था। तो 1987 में जो है इस सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काठमांडू में स्थापित किया गया था 1987। और ये जो है सचिवालय में जो है पूरा अगर डेट बात करूँ तो 16 जनवरी था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस और कहाँ हुई थी, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर स्थापना अगर आपसे पूछे तो ये जो अभी मैं आपको बताई हूँ सचिवालय, ये काठमांडू, ये जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सचिवालय है। लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर को, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर
1985 को इसकी स्थापना हुई थी और यह स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका। ढाका आपका कहाँ पड़ता है? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो याद देखिएगा सार्क में 8 सदस्य देश हैं। सदस्य देश हैं। तो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो मैं इस साइड लिखा देती हूँ, ठीक है ना। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, ठीक है ना। पहला देश का नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश हो गया। इसके बाद याद रखिएगा मालदीव हो गया, मालदीव। ठीक है। इसके बाद तीसरा आपको याद रखना है नेपाल। टोटल 8 सदस्य देश हैं, ठीक है ना, नेपाल। चौथा पे याद रखिएगा भारत। ठीक है। पांचवा आपको याद रखना है कौन सा हो गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसके बाद याद रखिएगा छठा पे आपको याद रखना है श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है। इसके बाद और कौन सा हो गया? सातवां हो गया भूटान और अफगानिस्तान। भूटान। और आठवां हो गया अफगानिस्तान। क्योंकि ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य देश है या नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। इस क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर जाने के वर्ष के अनुसार गलत स्थलों के अनुसार शामिल किए गए जोड़ों की पहचान करें। यानी से इसमें से कोई एक जोड़ा ऐसा है जो गलत स्थल है या फिर जो है उसे वो गलत है, ठीक है ना। तो वो आपको बताना है। तो जैसे ऑप्शन ए अगर मैं बात करूं आगरा का किला, तो आगरा का किला यूपी में, ये भी करेक्ट है। और इसे यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया, तो ये करेक्ट है, ठीक है ना। लाल किला की अगर मैं बात करूं तो लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। और इसे यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया, ये भी सही है। इसके अलावा सांची के स्तूप की अगर मैं बात करूं तो एमपी में है, मध्य प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन इसे यूनेस्को में जो शामिल किया गया था, ये जो है ना, ये गलत है। ये गलत है। यूनेस्को में इसे शामिल कब किया गया था? 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो ये भी यूपी में है और 1986 में इसे शामिल किया गया था, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। और स्विट्जरलैंड आपका स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में, ठीक है ना, जिनेवा में। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? डब्ल्यूएचओ का हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसकी स्थापना याद रख लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। यूएनडीपी की सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करें, ऐसे हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 22 नवंबर को, ठीक है ना, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य कौन सा नहीं है? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी और क्यूबा, ये दो देश के बारे में याद रखिएगा। जर्मनी और क्यूबा जो है ये संस्थापक देश नहीं है, ठीक है ना। जर्मनी और क्यूबा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना,
इसमें जो है सदस्य देश कितने हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो सदस्य देश है वो 193 है, ठीक है ना। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, जिसमें जर्मनी और क्यूबा नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 193 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है। 2011 सबसे नवीनतम में जो शामिल होने वाला सदस्य देश कौन है, तो 2011 में दक्षिण सूडान जो है ये शामिल हुआ था इसमें, ठीक है ना। दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तैराकी में ये सब यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछी चाल चल सकता है, तो केवल तिरछी चाल कौन चलता है, तो डी, जी ऊंट जो है ये केवल तिरछी चाल चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बिशप कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बिशप कहते हैं। ये जो है केवल तिरछी चाल चलता है। इसके अलावा अगर मैं रानी, जिसे हम क्या कहते हैं, रानी जिसे हम क्यून कहते हैं, ठीक है ना, तो ये कौन सी चाल चलती है, तो रानी जो है याद रखिएगा ये जो है हाथी की तरह सीधी और ऊंट की तरह तिरछी रेखा में चलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रानी जो है ये हाथी की तरह सीधी भी चल सकती है, हाथी की तरह सीधी रेखा में भी चल सकती है, सीधी रेखा में, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा ये ऊंट की तरह तिरछी भी चलती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था केवल तिरछी कौन चलती है, तो ऊंट जो है ये केवल तिरछी चलती है, ठीक है ना। ऊंट की तरह तिरछी भी चल सकती है, तो ये दोनों तरीके से चल सकती है, ठीक है ना। तिरछी रेखा में भी चल सकती है, ये क्वीन के बारे में। इसके अलावा अगर मैं प्यादा की बात करूं, तो प्यादा जो है याद रखिएगा ये जो है प्यादा जो है ये सीधा चलता है, ठीक है ना। प्यादा जो है एकमात्र ऐसा मोड़ा होता है जो सिर्फ ये सीधा चलता है, सीधा चलता है। और घोड़ा की अगर मैं बात करूं, तो घोड़ा याद रखिएगा जिसे हम नाइट कहते हैं, ठीक है। और प्यादा को क्या कहते हैं, पाउंड कहते हैं। तो घोड़ा के बारे में आपको क्या याद रखना है, घोड़ा जो है याद रखिएगा ये जो है आपके एल आकार में चलता है, ठीक है ना। ये एल आकार में चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड निम्न में से किसके नाम दर्ज है, इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको दो नाम याद रखना है। पहला नाम तो डी गुकेश के बारे में याद रखना है। डी गुकेश के बारे में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने जो है 12 साल 7 महीने और 17 दिन में जो है इन्होंने जो है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का जो है इन्होंने किताब जीता था। 12 साल 12 साल 7 महीना, 12 साल 7 महीना और 17 दिन, ठीक है ना, इन 17 दिन में, ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा जो कि कौन है, दुनिया का सबसे कम उम्र का जो है ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड कौन किया है, दुनिया का सबसे कम उम्र का, दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर, तो ये कौन है गाइस, मास्टर। तो याद रखिएगा इसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु, अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा इन्होंने जो है कितने दिन में, 12 साल 4 महीने और 25 दिन में, 12 साल 4 महीना और 25 दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नारंग कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इसकी बैडमिंटन से जो है आपका और कौन कौन सा जो है कप संबंधित है बैडमिंटन खेल से, तो याद रखिएगा बैडमिंटन खेल से जो संबंधित कप हो गया आपका, याद रखिएगा थॉमस कप,
थॉमस कप, इसके बाद याद रखिएगा उबेर कप। ये सब जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सीली पॉइंट, शिल्प और गली शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट में यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता तो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है भारत ने जो हासिल की थी तो किसको हराया था? तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है ना, किसको हराया था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से LBW क्रिकेट का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ठीक है ना, लेग बिफोर विकेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेग बिफोर विकेट जो है इसको जो है शामिल कब किया गया था, इसको ये भी मैं समझाऊंगी ये क्या है। तो पहले ये याद रखिएगा कि इसे 1774 में, 1774 में जो है इस नियम को शामिल किया गया था। नियम को शामिल किया गया। ठीक है, 1774 में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या था, इसमें ये होता था कि जैसे कि जो बल्लेबाज ने जो है गेंद को जो है विकेट पर लगने से जो है वो अपने पैर से रोक देते। ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो है वो गेंद नहीं लग पाता था कहाँ, इस पे विकेट पे। इसी वजह से इसको, इस नियम को शामिल किया गया था 1774 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित कौन सा ट्रॉफी है गाइस? तो याद रखिएगा बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हॉकी से संबंधित आपके कौन कौन सी ट्रॉफी है इसके बारे में आपको याद रखना है। तो जैसे याद रखिएगा आपका जो है बेटन कप, बेटन कप जो है ये किससे संबंधित है? ये भी आपके हॉकी खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा रंगा स्वामी, रंगा स्वामी कप जो है स्वामी, रंगा स्वामी कप जो है ये किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से है। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है मुरुगप्पा को मुरुगप्पा, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा याद रखिएगा आगा खां कप, ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला T20 विश्व कप 2024 जीता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने जीता था। और ये जो है याद रखिएगा इसमें जो है ये महिला T20 याद रखिएगा। ठीक है ना, तो महिला T20 में जो है इसने जो है किसको हराया था? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया था। 32 रनों से, 32 रनों से हराकर याद रखिएगा पहली बार T20 विश्व कप जो है अपने नाम किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट इनमें से कौन बनी है? तो दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु याद रखिएगा इन्होंने दो बार जीता था। तो पहली बार इन्होंने 2016 में जीता था। ठीक है ना, 2016 में याद रखिएगा रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक में जीता था। और इसके बाद याद रखिएगा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज याद रखिएगा कि जो ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जीता था, याद रखिएगा, तो इन्होंने जो है 2020 में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। तो ये जो है याद रखिएगा 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला एथलीट बनी है, ठीक है ना। तो कौन सा पदक जीते थी? कांस्य पदक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मैं हिंदू क्यों हूँ, वाई आई एम हिंदू, पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर की पुस्तक है, ठीक है ना। शशि थरूर की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा इनके बारे में। इनकी एक और पुस्तक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी पुस्तक। तो इनकी एक पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है ना। अंबेडकर, अंबेडकर ए लाइफ, लाइव पुस्तक भी जो है इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीता गोविंद इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है, 2 पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पहला गीता गोविंद और दूसरा याद रखिएगा रति मंजरी, ठीक है ना। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी, रति मंजरी, मंजरी। अगर गीता गोविंद की बात करूं तो गीता गोविंद में जो है इसमें जो है कृष्ण और जो है और राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है, ठीक है ना। किसकी वर्णन है? राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी? तो विशाखा दत्त के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक है? जो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है ये आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। तो ये संशोधन जो हुआ था ये तो हुआ था आपका 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। लेकिन जो है इस ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1993 को हुआ था और इसी दिन, इसी 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज व्यवस्था दिवस। एक चीज याद रख लीजिएगा, चलिए एक चीज मैं बता ही देती हूँ। याद रखिएगा इसे जो है किस समिति की सिफारिश पे जो है मिला था? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति की सिफारिश पे से किया गया था, जोड़ा गया था। और दूसरा याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जो है तो ये आपका जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है ना, त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, सेना दिवस। 16 दिसंबर को, इसके बाद अगर मैं बात करूं 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस, ठीक है ना, विजय दिवस मनाया जाता है। और इस ये जो है आपका 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है ना। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया, मलेरिया दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष निम्नलिखित में से किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोखरण द्वितीय के लिए मनाया जाता है, पोखरण द्वितीय के याद में। और याद रखिएगा ये हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पंडित नारायण राव बोस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर घराने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। इस क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुख्य रूप से कितने शुद्ध स्वर थे? 7। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 है। 7 कौन सा? तो आपने पढ़ा होगा। 7 आपका कौन सा हो गया? सा, इसका रे, गा, सारे गा, म, प, ध, नी। ठीक है ना, तो ये 7 था। एक, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो ये 7 शुद्ध स्वर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाती घराने से। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कि मेवाती घराने के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा मेवाती घराने के संस्थापक। ठीक है, तो मेवाती घराने के संस्थापक कौन थे? ये थे उस्ताद धग्गे नजीर खान। ठीक है ना, उस्ताद धग्गे नजीर खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन उर्फ डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुद्र वीणा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रुद्र वीणा की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक कौन है, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है असद अली खान। असद अली असद अली खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सितार के आविष्कारक का श्रेय आमतौर पर किसे दिया जाता है? तो सितार के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये सितार वादक के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ये कव्वाली का जनक जो है कव्वाली होता है। ठीक है ना, कव्वाली का जनक जो है ये कौन है? तो ये भी अमीर खुसरो है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इन्हें जो है याद रखिएगा तोताए हिंद कहा जाता है, तोताए हिंद, तोताए हिंद कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा खरी बोली का जनक किसे कहा जाता है? खरी बोली का जनक, तो इन्हें ही कहा जाता है खरी बोली का जनक। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इन्होंने जो है अमीर खुसरो ने जो है 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। तो पूछा जाता है कि 7 सुल्तानों का दरबार देखा था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो इनकी
जो प्रसिद्ध पुस्तक है, तो दो पुस्तक याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो एक पूछा जाता है नूह सिपीहर। नूह सिपीहर जो है ये किनकी पुस्तक है? नूह सिपीहर, ये अमीर खुसरो की है। और इसके अलावा याद रखिएगा तुगलकनामा। तुगलकनामा भी अमीर खुसरो की ही है, ठीक है ना, तुगलकनामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि उस्ताद अमजद अली खान एक अत्यधिक प्रशंसित भारतीय वादक है और संगीतकार है। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है ये एक सरोद वादक है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद याद रखिएगा उस्ताद अमजद अली खान से आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला एक और याद रखिएगा, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इन्हें जो है पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्म श्री से 1975 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं तो 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 1 से लेकर 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है। तो ये 17 पॉइंट जो है आपका जो है 64% है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये स्वतंत्रता के बाद जो है ये सबसे धीमी दशकीय वृद्धि दर थी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1991 और 2001 की अगर मैं तुलना करूँ तो यहाँ पे जो है ये कितना था, यहाँ पे जो है 21.5% जो है वृद्धि दर था, ठीक है ना इसमें। और अभी जो है 17 पॉइंट जो है 64 है। तो अभी ये घट गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में हुआ था। 1881 में जो है उस समय जो है वायसराय कौन थे जिन्होंने शुरू कराया था? तो वायसराय जो थे ये थे रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन जो है ये वायसराय थे। इससे पहले जो हुआ था, इससे पहले 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था। लेकिन 1872 में जो है ये संपूर्ण जनगणना नहीं था, ठीक है ना। 1872 में अगर मैं जनगणना की बात करूँ तो 1872 में ये पहली जनगणना अगर आपसे पूछे, पहली जनगणना पहली जनगणना अगर आपसे पूछे तो ये 1872 में हुआ था, लेकिन ये संपूर्ण नहीं था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और ये था, ये किसके काल में था? तो ये पहली जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में और संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस शहर का घनत्व सबसे अधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर का घनत्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। तो भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत है, तो यहाँ पे अगर मैं शहरी जनसंख्या की बात करूँ तो 31.16% शहरी जनसंख्या है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ग्रामीण भी याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है याद रखिएगा ये कितनी है, 68.8%, 8 या 9% समथिंग, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है, तो भारत की कुल जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ, भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, भारत के कुल जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत,
तो भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जैसे में पुरुष और महिला दोनों याद रखिएगा, तो पुरुष में जो है ये कितना है प्रतिशत, तो पुरुष में अगर याद रखिएगा, पुरुष में हो गया आपका जो है 4%, 51.54% ये पुरुष का था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं महिला की बात करूं तो ये भी याद रखिएगा, महिला का प्रतिशत कितना था, 48.46%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 62 तो कह रहा है कि कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। तो कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है, 7 प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कथकली जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में से प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है ये कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा ये 2014 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है, तो महात्मा गांधी जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन में आपको दे रहे हैं, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात करेंगे। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर को जो है याद रखिएगा 1913 में मिला था, ठीक है ना। 1913 में मिला था। और ये इनको जो है कौन से क्षेत्र में मिला था, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। इसके अलावा अमर्त्य सेन की अगर मैं बात करूं तो अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार 1998 1998 में मिला था। और किस में, ये अर्थशास्त्र में मिला था, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार या पहले भारतीय पुरस्कार कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो अमर्त्य सेन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कौन सा शहर चिकनकारी नामक कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए जो है ये आपका जो है लखनऊ, लखनऊ आपका कहाँ पड़ता है, यूपी। ये यूपी जो है आपके चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चिकनकारी को 2008 में जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है ना, 2008 में जीआई टैग से भी इसे मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य में हुई है। तो मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति जो है ये बिहार में हुई थी। और बिहार के कहाँ गए, से याद रखिएगा बिहार के मथुरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि तंजौर चित्रकला की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल के समय हुआ था, ठीक है ना। और तंजौर चित्रकला जो है ये आपके किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन 68 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है त्रिशूरपुरम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और त्रिशूरपुरम जो याद रखिएगा केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव कौन सा है, तो त्रिशूरपुरम जो है ये केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है। केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि त्रिशूरपुरम उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है मलयालम महीने के मलयालम महीने मेदम में मनाया जाता है, ठीक है ना, मलयालम महीना
महीना मेदम, मेदम में मनाया जाता है, ठीक है। मेदम में मनाया जाता है, ये जो है आपका अप्रैल और मई के बीच में आता है, ठीक है ना। और कौन से मंदिर में होता है, तो याद रखिएगा वो डुक्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय त्योहार कौन सा है जो असमिया नववर्ष शुरुआत का प्रतीक है। तो असमिया नववर्ष शुरुआत का जो प्रतीक है ना, वो आपका बोहाग बिहू है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे हम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बोहाग बिहू का अन्य नाम क्या है, जिसे हम माघ बिहू के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। इस क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि वार्षिक नौका दौड़ यानी बोट रेस महोत्सव इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये जो है ये केरल में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो नौका दौड़ होता है ये कौन से फेस्टिवल के दौरान होता है, तो याद रखिएगा ये जो केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ओणम के अवसर पर ये जो है आयोजित होता है, ठीक है ना। ओणम के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें एक ट्रॉफी भी मिलता है। कौन सा ट्रॉफी मिलता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है ना। कौन सा ट्रॉफी मिलता है, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है किस राज्य का पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति विभाग हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कराता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कराता है नागालैंड कराता है। और ये हॉर्नबिल महोत्सव जो है याद रखिएगा ये नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध है। ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक जो है ये किया जाता है, यानी ये 10 दिन तक मनाया जाने वाला नागालैंड का ये त्योहार है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक ये आयोजित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। इस क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बोनालू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो बोनालू जो है ये आपके तेलंगाना में मनाया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। तो साजो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है guys? तो याद रखिएगा ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं हिमाचल प्रदेश के एक दो फेस्टिवल की बात करूँ तो जैसे याद रखिएगा डुंगरी महोत्सव। डुंगरी महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, डुंगरी महोत्सव ये आपके मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये आपका प्रीवियस में पूछा गया था हालदा महोत्सव। एसएससी के प्रीवियस में ये पूछा गया था हालदा महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये हालदा महोत्सव जो है ये अब ये भी आपके जो है इसमें मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा सायर महोत्सव। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है उगादी के नाम से जाना जाता है। ये उगादी बैसाखी नहीं करिएगा, सिर्फ उगादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा जो है ये कहाँ जाना जाता है, गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। और इसी को कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है इसमें उगादी के नाम से, ये तीनों राज्य का जो है ये आपका उगादी जो है ये नववर्ष हो गया, ठीक है। ये नववर्ष है। और महाराष्ट्र के नववर्ष को कौन से नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र का नववर्ष जो हो गया ये महाराष्ट्र का नववर्ष हो गया गुड़ी पड़वा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नववर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बता तो सुमेलित है, तो विशु जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो विशु केरल में मनाया जाता है, तो ये सुमेलित है। पुथंडू जो है ये कर्नाटक में नहीं मनाया जाता है, ठीक है ना। पुथंडू जो है ये कर्नाटक नहीं होगा, ठीक है। पुथंडू जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का नववर्ष है पुथंडू, ठीक है। बाकी गुड़ी पड़वा का मैं अभी जस्ट ही बताई हूँ ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। और पोइला पोइला बैसाख होता है, ठीक है ना। पोइला बैसाख, तो ये हो जाता है आपके पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, कथकली है, या फिर जो है सत्रिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिया जो है ये आपका कहाँ का है? सत्रिया जो है ये आपके जो है असम का है। ठीक है। बाकी कथकली जो है ये आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद भरतनाट्यम ये आपके तमिलनाडु का हो गया। तो ये सब आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है ना, तमिलनाडु। और मोहिनी अट्टम जो है ये आपके कहाँ का है? ये भी आपके केरल का, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ये आपके दक्षिण भारत का, असम जो है ये आपके दक्षिण भारत का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, लंदन, लियोन, या फिर ब्रुसेल्स। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोन में, ठीक है ना। लियोन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ पड़ता है? लियोन आपका फ्रांस में पड़ता है, ठीक है ना, फ्रांस में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंटरपोल के बारे में आपको क्या याद रखना है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन आपका कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन जो है ये आपका इंटरपोल है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन, राष्ट्रीय पुलिस संगठन, ठीक है। ये जो है कहाँ है? ये इंटरपोल है। इसका याद रखिएगा इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1923 में। इसका स्थापना हुआ था 1923 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। इस क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा इसकी 6 आधिकारिक भाषा हो गई। पहला आपको याद रखना है अरबी, ठीक है, अरबी हो गया। इसके बाद याद रखिएगा चीनी हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा फ्रेंच हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, और स्पेनिश हो गया, रूसी और स्पेनिश। तो ये 6 आधिकारिक भाषा है जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 तो दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा महासभा, तीसरा सुरक्षा परिषद। इसके अलावा याद रखिएगा और कौन सा हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है चौथा, याद रखिएगा कौन सा हो गया, सचिवालय, सचिवालय, ठीक है। इसके बाद पांचवा याद रखिएगा न्याय परिषद। टोटल 6 अंग है, ठीक है ना, न्याय परिषद, न्याय परिषद। और इसके बाद छठा याद रखिएगा कौन सा हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक परिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। इस क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द इस्तेमाल किया था। तो यूनाइटेड नेशन शब्द इस्तेमाल जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। और याद रखिएगा इसे आधिकारिक जो घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र घोषणा में जो है आधिकारिक रूप से की थी, वो कब की थी? तो 1 जनवरी 1942 को की थी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1942 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। इस क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्न में से भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था? 8 बार चुना गया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा कब चुना गया था?
तो याद रखिएगा 1950 से पहला, याद रखिएगा 1950 से 51। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा 1967 से 1968 के बीच में। इसके बाद याद रखिएगा 1972 से 1972 से 1973। इसके बाद याद रखिएगा 1972 से 1977, 1977। इसके बाद याद रखिएगा 1977 के बाद हो गया 1984। इसका याद रखिएगा 1984 के बाद 1991 में, और 2011, और इसके बाद याद रखिएगा 2021। इतनी बार जो है 8 बार चुना गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, 1950 से 51, 1967 से 68, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर 1977 से 78 दिया रहे तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, या फिर 1984 से 1985 दिया रहे। मेन जो है आपको ये इस साइड वाला जो है ना 1950, 1967, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कलारी पट्टू कहाँ की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शल आर्ट ये जो है कलीरी पट्टू, ये आपका केरल का है। ठीक है ना, मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका याद रखिएगा थांगता, थांगता जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, और ये जो है केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज और याद रख लीजिएगा, इसे शुरू कब किया गया था? तो ये 1905 में शुरू हुआ था। ये मनाना कब से शुरू हुआ था? 1905 में, 1905 में शुरू हुआ था, 1905 से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। इस क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो अनीता देसाई है, गीतांजलि श्री, किरण देसाई, या फिर अरुंधति राय। तो गीतांजलि श्री है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि श्री को जो है ये बुकर पुरस्कार मिला था 2022 में। ठीक है ना, और किस लिए मिला था? रेत समाधि के लिए। रेत समाधि के लिए ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, रेत समाधि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1961 में, याद रखिएगा 1961 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा भारत सरकार का युवा और खेल मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार, भारत सरकार का युवा और खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्यजीत रे को। और सत्यजीत रे को कब मिला था ये पुरस्कार? 1992 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। इस क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे मिला था? तो जी शंकर कुरुप को जो है सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम के लिए, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है ना, जी शंकर, जी शंकर को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसके में गाइस, याद रखिएगा, मलयालम में। मलयालम, ठीक है ना। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1965 में। इसके बाद याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है जी शंकर कुरूप है। और अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2015 में जो है ये किनको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को मिला था, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो नोबेल पुरस्कार की 6 श्रेणियां होती है, ठीक है। 6 श्रेणी कौन कौन सी होती है? तो इसमें आपको याद रखना है, ये मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका याद रखिएगा ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और लास्ट याद रखिएगा अर्थशास्त्र। इसके बाद आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था? 1969 में जोड़ा गया था। पहले नहीं मिलता था, ठीक है ना, जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि ये कौन से क्षेत्र में मिला था? इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और किसके लिए मिला था? इनको मिला था इसके गीतांजलि के लिए इनको मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है टाइगर रिजर्व और राज्य का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दांदली अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व गुजरात, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुमिली जोड़ा नहीं है क्योंकि ये गुजरात में नहीं, ये जो है आपका ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे कह रहा है कि टाइगर रिजर्व और राज्य निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है आपसे बोल रहा है। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीरांगला टाइगर रिजर्व ये सही नहीं है क्योंकि ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका जो धौल कलोरी टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो ये गुजरात में नहीं है गाइस, ये राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का नहीं है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु का कौन सा नहीं है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेघमलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में नहीं है। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये है आपके केरल में, ठीक है, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्ला महोत्सव को ये कौन से नाम से जानते हैं? इसे हम 100 ड्रमों का त्योहार कहते हैं। 100 ड्रमों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो शीतकालीन संस्करण का आयोजन हुआ था 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनी लेखरा। ठीक है ना। अवनी लेखरा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो जीता था वो कब जीता था? तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। ये 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो इन्होंने जो है एक स्वर्ण पदक, ठीक है, इसमें जो है एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता था इन्होंने। दूसरा दो पदक इन इसमें जीता था। ठीक है ना, एक स्वर्ण और दूसरा कांस्य पदक। इसके बाद याद करेंगे इसमें याद रखिएगा कि इन्होंने किस में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल के स्टैंडिंग SH1 में। ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल में। एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि खेल प्रतियोगिता और उनके आयोजन स्थल का इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपसे बोल रहा है कौन सा जोड़ा नहीं है। तो पहले 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये सही है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2024 ये 26 ये आपका इटली में होगा, ये भी सही है। 20वां एशियाई खेल 2026 ये आपका जापान में होगा, ये भी सही है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 ये इंग्लैंड में नहीं होगा, ये होगा आपका जो है लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।